नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत जो सेकंड जो सिद्धांत है अर्थात असत कार्यवाद के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सत कार्यवाद अर्थात कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य की कारण में पहले से सत्ता रहती है, उसी को हम लोग क्या बोले थे, सत कार्यवाद। अब इसके बाद देखेंगे असत कार्यवाद, उसके जस्ट अपोजिट ये है। इसका मतलब थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसके सबसे पहले प्रणेता किस आचार्य ने असत कार्यवाद को स्वीकारा है या किसने बोला है। तो असत कार्यवाद का सिद्धांत जो है ये वैशेषिक और न्याय दर्शन में वर्णित किया गया है। तो इसका मतलब जो सत्कार्यवाद था वो किसने दिया था, तो सांख्य दर्शन ने दिया था। यहाँ पर असत कार्यवाद है, वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। अब देख रहे होंगे इसके बाद पर्याय अर्थात असत कार्यवाद को और क्या नाम से जाना जाता है, तो असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आरंभवाद। तो देख रहे होंगे यहाँ पर आरंभवाद क्यों बोलते हैं आरंभवाद, क्योंकि कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न या आरंभ किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये मानते हैं कि जो कार्य होता है कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता है और उसकी एक नई सत्ता होती है, इसलिए उसको आरंभ होता है, इसलिए उसको आरंभवाद भी बोलते हैं। अब देखेंगे असत कार्यवाद के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। हाइलाइट्स ऑफ असत कार्यवाद की बात कर रहा है। असत कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है, जबकि हम लोगों ने सत्कार्यवाद में क्या बोला था कि कार्य के कारण से उत्पन्न होने के पूर्व कार्य का कारण में सत्ता या अस्तित्व पहले से रहता है। तो उल्टा हो गया ना, यहाँ कह रहा अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि कार्यकालवाद में सत्कार्यवाद में था, यहाँ पर नहीं है, अस्तित्व नहीं है। दूसरा पॉइंट देखें, कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, जबकि उसमें क्या बोला गया था सत्कार्यवाद में, कार्य एक नवीन रचना नहीं है, उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जबकि सत्कार्यवाद में बोला जाता है कि उत्पत्ति से पहले जो कार्य होता कारण में विद्यमान रहता है। उल्टा हो रहा है, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सत्कार्यवाद जिन्होंने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, उसको असत्कार्यवाद पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसको देखेंगे, समवायी कारण और निमित्त कारण स्वतंत्र होकर कार्य करने में असमर्थ होते हैं, परंतु जब ये कारण मिलकर व्यापार करते हैं तब कार्य की उत्पत्ति होती है, जो कारण से भिन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग ने बात किया था कि जब कार्य कारण सिद्धांत में 3 प्रकार के कारण की बात किया था, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। हम लोगों ने बात किया था समवायी कारण में क्या था, जैसे अगर मिट्टी घड़े बनाना है मिट्टी से, तो मिट्टी क्या है, मिट्टी आपका समवायी कारण में हो जाएगा, है ना। मिट्टी से घड़े का निर्माण समवायी कारण हो जाएगा। लेकिन मिट्टी को घड़ा बनाना है तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, इसलिए उसको हम लोगों ने एसोसिएट काज या इंस्ट्रूमेंटल काज बोला था। तो उसमें हम लोग देखते हैं एक कुम्हार की आवश्यकता होती है और एक चक्र की आवश्यकता होती है और एक जो है दंड अर्थात डंडे की आवश्यकता होती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसको हम लोग निमित्त कारण कहते हैं। जब ये कहीं ना कहीं मिट्टी कुम्भकार जो है इन सब उपकरणों के साथ मिट्टी का संयोग करता है, तब जाकर कार्य की उत्पत्ति होती है, तब घड़े की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट देख रहे होंगे, न्याय दर्शन यथार्थवादी है, इसलिए उत्पत्ति पूर्व कार्य की स्थिति को मानना यथार्थ विरुद्ध होता है। अब देखेंगे यहाँ पर है सत्कार्यवाद पर यह प्रश्न उठता है कि यदि असत अर्थात अविद्यमान कार्य उत्पन्न होता है तो खरगोश में सिंह जैसा अविद्यमान कार्य भी उत्पन्न होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हम लोग देख रहे हैं कि असत कार्यवाद ये कहता है कि जो अविद्यमान या पहले से उपस्थित नहीं है वो उत्पन्न होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर भ्रांति एक प्रश्न उठता है, तो क्या खरगोश के सिर पर सिंह नहीं है तो उसके सिर पर सिंह उग जाएगा। तो यहाँ पर न्याय मंजरी ने उसका एक समाधान देते हुए कहा है कि असत कार्यवाद के अनुसार अविद्यमान अर्थात असत की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, परंतु अपितु जो उत्पन्न हुआ है उसी को उत्पत्ति के पूर्व असत या अविद्यमान मान लिया जाता है। तो ये उन्होंने एक तर्क दे दिया। उदाहरण, जैसे यदि फल पहले से ही विद्यमान है तो बीज को पेरने का कोई प्रयोजन नहीं है। फल पहले से है तो बीज को पेरने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि बीज को पेरा जाए तो सिद्ध है कि फल पहले नहीं था। इसका मतलब कि यदि मान भी लिया जाए कि बीज
में फल छिपा है, पेरने से प्रकट हो गया हो तो भी असत्कारवाद या आरंभवाद की पुष्टि होती है। उपयोग योग्य फल पहले नहीं था और पेरने के बाद ही उस फल की उत्पत्ति हुई है। असत्कारवाद में प्रस्तुत विचार सत्कारवाद के से सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होते हैं। तो हम लोगों ने जस्ट उल्टा ही देखा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि असत्कार्यवाद के समर्थन में कुछ युक्तियों के बारे में बात की गई है। तो कौन कौन से पॉइंट है? असत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियाँ दी गई है। जिस तरह से सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर सांख्य कारिका में 5 युक्तियाँ दी गई थी, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है असत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में उपस्थित रहता है तो उसे उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती है ना। ऐसा ये मानते हैं, असत्कारवाद कहते हैं। जैसे धागे रूपी कारण से वस्त्र रूपी कार्य उत्पन्न करने के लिए बुनकर रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं किसी धागे से वस्त्र बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं एक बुनकर की आवश्यकता होती है जो बुनाई करता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कार्य की उपस्थिति उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं होती है ना। दोष अर्थात जो कारण होता है में विषमता अर्थात कार्य उत्पन्न करने के लिए मिथ्या आहार विहार रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती ही होती है। और उसके बाद देखेंगे यदि कारण में कार्य पहले से उपस्थित है, यदि कारण में कार्य पहले से उपस्थित है तो दोनों एक ही नाम होना चाहिए, दोनों का अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। सही बात है, दोनों को अलग अलग नाम से जानने की आवश्यकता है क्या है, परंतु दोनों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता है, ऐसा असत्कारवाद मानते हैं। इसके बाद देखेंगे यदि कारण में कार्य पहले से उपस्थित रहता है तो दोनों का प्रयोजन या प्रयोग एक ही होता है। जैसे शरीर को ढकने के लिए धागे से बने वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती यदि वस्त्र और धागे दोनों एक ही प्रयोजन होता, परंतु हम देखते हैं कि कार्य और कारण दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है, अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है। अब देखते हैं आयुर्वेद में असत्कारवाद। हमारे आयुर्वेद संहिताओं में असत्कारवाद के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो आयुर्वेदिक संहिताओं में असत्कारवाद के कुछ उदाहरण मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे संयोग के संदर्भ में जब हम लोग संयोग की बात करते हैं तो हमें उदाहरण मिलता है कि जैसे घी और मधु के सम मात्रा में संयोग से शरीर में विष की उत्पत्ति होती है, परंतु वे भिन्न होते हुए अमृत तुल्य होते हैं। कहने का मतलब घी और मधु दोनों तो में किसी में विष नहीं होता है, लेकिन अगर वो सम मात्रा में शरीर में अगर पहुँचते हैं तो विष की उत्पत्ति होती है। अर्थात घी और मधु में, शहद में कोई विष नहीं था, लेकिन सम मात्रा मिला दिया जाए, उसका सेवन कर लिया जाए तो विष की उत्पत्ति हो जाती है। तो विष एक नया रचना है, पहले से कि न घी में उपस्थित था न शहद में उपस्थित था। तो यही कह रहा है संस्कारों ही गुणांतर धनम, अर्थात संस्कार से गुणों में परिवर्तन आता है का सिद्धांत भी असत्कारवाद पर आधारित है। तो इस तरह से हम लोग का असत्कारवाद वाला चैप्टर पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।